नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। जुलाई 2023 का रिन्यूएबल एनर्जी का क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले वीडियो की तरह ही है, मैं न्यूज़ को दो पार्ट में बनाता हूँ। पार्ट वन में जिसमें कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज अपडेट रहा, क्या इन्वेस्टमेंट आया, क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है जो कि स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर मंथ में क्या टेंडर्स निकले, किसका रिवर्स ऑक्शन हुआ, कौन से पुराने टेंडर की डेट एक्सटेंड हुई, कितनी कैपेसिटी लगी, क्या जनरेशन रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम अब आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी अपडेट के ऊपर है। और ये जो सारे जो न्यूज़ का जो मैं कंपाइल करता हूँ, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज हैं जिसमें कि मेनली मरकम इंडिया, JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स, ET एनर्जी वर्ल्ड, सौर एनर्जी और भी बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी है। उनसे मैं ये फर्स्ट पार्ट को कवर करता हूँ। वहाँ से जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं जो न्यूज़ के, वो वाले मैं पॉइंट्स लेता हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं न्यूज़ में, जो कि जुलाई में जो कि मेन न्यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में रहा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है PFC कंसल्टिंग हैज़ इनवाइटेड बिड्स। जो PFC कंसल्टिंग है, बेसिकली PFC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक NBFC कंपनी जो कि पावर सेक्टर में फाइनेंस करती है। उसका 100% ये आर्म्स है, ये सब्सिडरी कंपनी है। PFC कंसल्टिंग हैज़ इनवाइटेड बिड्स टू डेवलप एन इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम टू इवैक्यूएट 1500 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र सोलापुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्म की ही एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है बेसिकली, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज़ हैं, जो भी अपडेट है, ये उसको मैनेज करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन एसोसिएशन विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज़ लॉन्च द कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम 2023 outlining the process, regulatory agencies and rule for carbon credit trading in India. The central government will establish the National Steering Committee for Indian carbon market, which will assume governance and direct responsibilities. Next, Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission issued the revised tariff order for financial year 23-24. नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हरियाणा, जिसको कि हरेडा के नाम से भी जानते हैं, हैज़ अनाउंस्ड सब्सिडीज ऑफ अप टू 75% ऑफ सोलर पंप्स रेंजिंग फ्रॉम 3 हॉर्स पावर टू 10 हॉर्स पावर कैपेसिटी अंडर द PM कुसुम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ। PM कुसुम जो प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। और अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C। जो कंपोनेंट A है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज सोलर प्रोजेक्ट हम लोग लगा सकते हैं, जिसमें कि 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का हो सकता है। और इसमें किसान और जो उनके जो एसोसिएशन है वो इसमें प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कंपोनेंट B जो है बेसिकली डिसेंट्रलाइज जो पंप हैं और जो ऑफ ग्रिड वाले पंप हैं, जो डीजल से चलते हैं, ग्रिड से नहीं चलते हैं, ये उनके लिए है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सोलराइज करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और कंपोनेंट C जो है ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पंप, ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है उनको सोलराइज करने का प्रोविजन है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट B की बात हो रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 25% जो भी कॉस्ट है पंप का उसका 25% सब्सिडी देती है, प्लस एडिशनल जो सब्सिडी है स्टेट गवर्नमेंट देगी 45%, जिसको कि मिलाकर 45% जो है स्टेट देगी और फार्मर जो है 30% इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए ये बोला है कि अप टू 75% बोला है बेसिकली। तो 45 प्लस 25 अगर हम बात करें तो 70% हो जाता है ये सब्सिडीज। 30% फार्मर्स को अपना लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से। और इसमें बैंक लोन भी अवेलेबल है, तो बैंक लोन भी अगर प्रोवाइड कर देगा तो फार्मर्स को बेसिकली बहुत ही कम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स सर्ज 66% ईयर ऑन ईयर इन Q2 2023 विद 3,71,340 यूनिट्स सोल्ड। आप देख सकते हैं बेसिकली मेरा पर्पज़ यहाँ पर दिखाने का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जो सेलिंग है इनका ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है सिंगापुर्स GIC to invest $2 billion in Genus Power's smart metering platform. Under the partnership, GIC will hold a 74% stake. GIC will hold a 26% stake and supply smart meters and the required services to build the platform. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो टारगेट है उसने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि 2025 तक जितने सारे मीटर हैं सबको स्मार्ट मीटर से रिप्लेस किया जाएगा ये। और ऑलरेडी क्लियर कट मैंडेट दिया गया है स्टेट वाइज और डिस्कॉम वाइज दिया गया टारगेट। और ये कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है इसको हम किसी एक छोटे से स्टेट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली का जो टोटल कंज्यूमर बेस है अराउंड 65 लाख के आसपास कंज्यूमर है, और दिल्ली में भी स्मार्ट मीटर्स नहीं लगा है।
कुछ ही लगे हैं, मतलब 3 से 4 लाख के आसपास ही स्मार्ट मीटर लगे हैं। तो अगर सारे जो मीटर है, नॉर्मल मीटर, इनको अगर स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाए, कंज्यूमर्स के अलावा बहुत सारे स्मार्ट मीटर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर साइट्स पे लगते हैं, फीडर साइट पे भी लगते हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर के अलावा भी स्मार्ट मीटर्स लगते हैं जो अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए तो अगर हम केवल कंज्यूमर्स की बात करें, दिल्ली कंज्यूमर्स की बात करें, दिल्ली में तो 65 लाख के आसपास कंज्यूमर हैं। और एक स्मार्ट मीटर की जो कॉस्ट है बेसिकली, और पूरा अगर IT इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा जाए तो 10,000 पर मीटर के आसपास एक्सपेंडिचर आता है। 6500 टू 5 टू 6,000 के आसपास जो है वो मीटर की कॉस्ट आती है। और जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो IT डेवलपमेंट, IT जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एसोसिएटेड, वो अराउंड 4 to 5 लग जाता है, तो 10,000 के आसपास है। तो 65 लाख को अगर पूरा रिप्लेस करना है तो ये 6500 करोड़ के आसपास बनता है। तो सोचिए दिल्ली का जो एक केवल और केवल स्मार्ट मीटर का जो बिजनेस मॉडल है 6500 करोड़ का। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा बल्क, बहुत ही बड़ा मार्केट है ये। इसलिए बहुत सारी जो कंपनियां हैं, और आज की डेट में देख सकते हैं अदानी और भी टाटा और भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है स्मार्ट मीटर वाले बिजनेस में आ रही हैं। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था बताने का कि इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट जो सिंगापुर के GIC ने किया है जीनियस मीटर के स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म पर, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस एक आने वाला है ये। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड टोटल ऑफ 57.58 मिलियन यूनिट्स इन ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन जुलाई 2023 विच इज़ 13.7% लोअर देन द वॉल्यूम ट्रेडेड इन जून 2023। जून से जो है इसकी ट्रेडिंग जो है GTAM में कम हो गई, रिस्पेक्टिवली 13.7% हो गई है। द एवरेज ट्रेड प्राइस इन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज GTAM फॉर जुलाई 2023 वाज 4.68 per unit. This is the about 19.2% higher than the previous month's price. वॉल्यूम में कम हो गया है, लेकिन अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो एवरेज प्राइस में बढ़ा हुआ है। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बेसिकली अगर देखा जाए तो आज के डेट में 3 एनर्जी एक्सचेंज हैं, IEX, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज। हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज अभी न्यूली लॉन्च हुआ है ये, लेकिन टोटल जो अगर मार्केट वैल्यू की बात करें एक्सचेंज में तो 90% से ज़्यादा जो मार्केट वैल्यू है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट एट द नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टेइक रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ द IIT बॉम्बे claim to have achieved a power conversion efficiency of more than 26% for a terminal 40 silicon peroxide tandem solar cell. Next है आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन issued the draft grid interactive solar photovoltaic system under the net gross metering regulation 2023। इसमें जो नेट मीटरिंग जो है बेसिकली इस जो ड्राफ्ट रेगुलेशन जो इशू किया है, तो अभी तक जो नेट मीटरिंग के लिए जो टोटल जो कितना कैपेसिटी लगा सकते हैं रूफटॉप की, उसको रिड्यूस करके 1 मेगावाट से करके 500 किलोवाट कर दिया गया। और ग्रॉस मीटरिंग में जो है लिमिट 1 मेगावाट थी, उसको इंक्रीज़ करके 5 मेगावाट कर दिया गया है। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। इसने जो है एंटी डंपिंग का एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया है। वो किस पे किया है कि जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं उसमें एक एल्युमिनियम का फ्रेम्स लगता है, और ये बेसिकली चाइना से जितने आ रहे हैं उस पर एंटी डंपिंग का इनिशिएशन किया गया है, DGTR ने इनिशिएट किया है प्रोसेस। नेक्स्ट है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हैज़ अनाउंस्ड ए प्लान टू इन्वेस्ट अप टू $1 बिलियन इन डिमांड साइड इनिशिएटिव कॉल्ड द रीजनल क्लीन हाइड्रोजन हब्स टू इस्टेब्लिश ए नेशनल क्लीन हाइड्रोजन नेटवर्क। बस मेरा यहाँ ये न्यूज़ लेने का पर्पज़ ये है कि ऐसा नहीं कि केवल इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन में ही बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली और इंटर कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं भी ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में इंटर कर रही है। नेक्स्ट है गुरुग्राम बेस्ड बैटरी स्मार्ट, अ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स हैज़ रेज्ड $33 million by closing a pre-series B funding round. Next, as per the amendment to electricity rules 2005 issued by Ministry of Power, each captive power user even in the group captive structure of open access must now hold a minimum ownership of 26%. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो कैप्टिव की जो डेफिनीसन है उसमें 2 मेजर क्राइटेरिया होता है। एक तो ये कि जो अगर कैप्टिव प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो इक्विटी होनी चाहिए, मिनिमम 26% इक्विटी होल्ड होनी चाहिए जो भी कैप्टिव प्लांट लगा रहा है, और जो उस कैप्टिव प्लांट से जो पावर जनरेट होगी उसका मिनिमम 51% आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये 2 मेजर बेसिकली क्राइटेरिया होता है कैप्टिव प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है अदानी रेज्ड ए टोटल वर्थ ऑफ $1.38 बिलियन, जिसको क्या रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अराउंड 11,330 करोड़, फ्रॉम द स्टेक सेल इन द 3 कंपनीज विच इंक्लूड अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। द टोटल कैपिटल वर्थ ऑफ $9 बिलियन वाज रेज्ड ओवर द 4 years। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी NREL
Floating solar could play a crucial role in the association of Southeast Asian nations. ASEAN's regional target of 35% renewable energy in the installed power capacity by 2025. ये बता रहा है कि अगर एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका जो आरई का टारगेट है उसका 25% जो 35% जो टारगेट है वो बेसिकली फ्लोटिंग सोलर से उसको अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स फ्रॉम द किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी have claimed to surpass the efficiency milestone of 30% for the tandem silicon peroxide solar cell। बेसिकली ये सब न्यूज़ लेने का पर्पज़ ये है कि अभी भी जो है आप सोलर सेल की एफिशिएंसी आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इतनी सारी रिसर्च चल रहा है और इनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। तो इसमें काफ़ी कुछ स्कोप है सोलर सेल और सोलर पैनल्स में, और ये कितने रिफाइंड होते जाएंगे कि इनको लगता है कि मतलब एक अभी भी तो कमर्शियली वाइबल तो है ही, और बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम बोल सकते हैं जो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सोलर पैनल से जो है कि दिन पर दिन अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो और भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश प्रपोजेज अमेंडमेंट टू आरपीओ कंप्लायंस रेगुलेशन 2022। द परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय कैप्टिव ओपन एक्सेस कंज्यूमर फ्रॉम डिस्कॉम्स विल काउंटेड टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ देयर आरपीओ। The next, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has unveiled a draft roadmap outlining the research and development priorities for the manufacturing and storing green hydrogen. The roadmap aims to promote efficient, safe, and cost-effective hydrogen storage, paving the way for its widespread adoption as a clean energy source. नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने वाला एक पीएसयू है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में है। तो सेकी हैज इन्वाइटेड बिड्स टू सेटअप 450,000 metric ton per annum of green hydrogen production facilities across India under the strategic intervention of green hydrogen transition site program mode 1 tranche 1। बेसिकली अगर आप सोलर मिशन को देखेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट कंपोनेंट वो साइट कंपोनेंट है जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो ये उसी में उसने टेंडर निकाला है। द साइट प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल मेजर्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद एन आउटले ऑफ $174.9 बिलियन। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो $2.12 बिलियन में आता है ये। नेक्स्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ये बेसिकली एनटीपीसी की 100% सब्सिडरी कंपनी है, और आज की डेट में एनटीपीसी की 2 जो सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में काम कर रही है। एक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है और एक एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हैज इन्वाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया बेस्ड और ग्लोबल ऑफशोर विंड पावर कंपनीज टू फॉर्म ए कंसोर्टियम टू डेवलप ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। NGL plans to collaborate with a partner company with the knowledge and experience in the offshore wind project development across the globe। ऑफशोर विंड की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा बहुत ही स्पेशलाइज्ड ये सेक्टर हो जाता है। ये एनटीपीसी तो नो डाउट कि पावर सेक्टर में डोमिनेंट प्लेयर है, और रिन्यूएबल एनर्जी और जो कन्वेंशनल प्लांट है इसमें काफ़ी इसका बहुत बड़ा शेयर है इंस्टॉल कैपेसिटी में। लेकिन अगर हम ऑफशोर विंड की बात करें तो ऑफशोर में क्या है कि ऑफशोर विंड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सी और जो है जो स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं वही इसमें जा सकती हैं। तो अगर एनटीपीसी जो है ऑफशोर विंड में भी जाना चाहता है तो इसी के लिए इसने जो है ये कोलैबोरेट करने के लिए, टाइप करने के लिए इसने टेंडर निकाला है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी ओरियाना पावर, ये बेसिकली नोएडा बेस्ड कंपनी है, हैज़ कंडक्टेड इट्स प्री इनिशियल पब्लिक ऑफर राउंड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल स्टॉक मार्केट वेटरन्स। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट रेगुलेटर जो है कैप्स ओपन एक्सिस सरचार्ज एट 20% ऑफ द सप्लाई कॉस्ट। मतलब जो बेसिकली जो ओपन एक्सिस सरचार्ज लगता है जो टोटल सप्लाई कॉस्ट है उसका 20% पर कैप कर दिया है। अकॉर्डिंग टू रिवाइज क्लॉज द सरचार्ज ऑफ इंट्रा स्टेट ओपन एक्सिस विल बी डिटर्मिन बेस्ड ऑन द करंट लेवल ऑफ क्रॉस सब्सिडी फॉर द रिस्पेक्टिव टैरिफ कैटेगरी, टैरिफ स्लैब एंड वोल्टेज लेवल ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज मैंडेटेड द स्टेट डिस्कॉम टू अलाउ the net metering arrangement for eligible consumer up to 85% of the rated capacity of the distribution transformer under the new net metering regulation। ये बेसिकली जिस पर्टिकुलर अगर ट्रांसफार्मर से बहुत सारे जो कंज्यूमर्स अगर जो अटैच हैं तो जो ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी उसका 85% तक नेट मीटरिंग जो है अलाउ किया जा सकता है। ये द कमीशन हैज़ ग्रांटेड डिस्कॉम्स द अथॉरिटी टू परमिट नेट मीटरिंग कनेक्टिविटी बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड बेस ऑफ द डिटेल लोड स्टडी। ये डिस्कॉम्स के ऊपर छोड़ दिया है कि आप उससे ज़्यादा भी इसमें आप अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज अप्रूव्ड SJVN's रिक्वेस्ट टू सेटअप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर इट्स 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन बीकानेर राजस्थान। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ओल्ड पावर जनरेटर्स 86,760 crore in the overdue payment for the monthly billing cycle at the end of June 2023।
और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का प्राप्ति पोर्टल है, ये डेटा वहाँ से लिया जाता है। नेक्स्ट है हील्ड इलेक्ट्रिक टू सप्लाई इलेक्ट्रोलाइजर्स टू एनटीपीसी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाई जाती है उसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। जो वाटर जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उसको ब्रेक किया जाता है, और जो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो वाटर ब्रेक किया जाता है उसके लिए जो पावर चाहिए अगर रिन्यूएबल एनर्जी से हम अगर प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो हाइड्रोजन बनेगा, इसलिए उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए जो है इलेक्ट्रोलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं बाहर की कंपनियों से टाइप कर रही हैं, या तो जो कि या तो R&D कर रही हैं, R&D के स्पेस में टाइप कर रही हैं, या तो प्रोडक्शन के लिए टाइप कर रही हैं। तो एनटीपीसी जो है ग्रीन हाइड्रोजन में भी बहुत एग्रेसिवली आना चाह रहा है, तो उसी के लिए सब बहुत सारा टाइप किया जा रहा है। तो इसने हील्ड इलेक्ट्रिक से टाइप किया गया है इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई करने के लिए। The partnership will see Heat Electric deploying stacks combined with purifiers and separators to offer a solution that can integrate with the renewable energy resources and produce green hydrogen. Next, according to Polaris Solar Photovoltaic Network, by the end of 2022, the installed capacity of newly operational energy storage products in China had reached 8.7 gigawatt, an increase of more than 110% compared to the end of 2021. अगर हम चाइना की बात करें तो देख सकते हैं चाइना हर फील्ड में जब भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत ही एग्रेसिवली उसको प्रमोट करता है, और उसके यहाँ सबसे ज़्यादा कैपेसिटी लगती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोरेज स्पेस में भी चाइना जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आ रहा है। द न्यूली कमीशनड स्टोरेज सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट इन 2022 टोटल 2204 मेगावाट ऑब्लिक 4520 मेगावाट आवर। अगर हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो दो मेजर पैरामीटर होता है डिफाइन करने के लिए। एक तो कितनी कैपेसिटी, कितनी जो पावर इसमें स्टोर होगी, और जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटी होती है वो डिफाइन किया जाता है। तो जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 4520 मेगावाट आवर तक की है। और इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि 100 मेगावाट आवर से ज़्यादा टोटल अभी स्टोरेज कैपेसिटी लगी है। खासकर बैटरी एनर्जी स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो पंप स्टोरेज की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अलाउड हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू मीट इट्स पावर परचेज विंड पावर परचेज ऑब्लिगेशन विंड आरपीओ विद सरप्लस हाइड्रो पावर जनरेटेड इन द स्टेट्स। तो बेसिकली अगर हम विंड की बात करें तो वहाँ की जो कंपनी है जो डिस्कॉम है, बेसिकली डिस्कॉम को मैंडेटरी जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज होता है और उनको आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ता है। तो बेसिकली हमेशा ये लोग पिटीशन फाइल करते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज होती हैं या नहीं टाइप हो पाता है या नहीं हम मार्केट से ले पाते हैं तो उसके लिए पिटीशन फाइल करते हैं। तो इसके लिए जो वहाँ का जो रेगुलेटर उसने बोला कि ठीक है, विंड पावर में जो विंड का जो आरपीओ जो है उसको आप नहीं फुलफिल कर पाएँ तो आप उस आरपीओ को आपके पास जो हाइड्रो पावर जो है उसके थ्रू आप फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इशूड एन ऑर्डर फॉर रिवाइज मेथोडोलॉजी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस। Next, THDC India has invited bids to impanel consultant for the acquisition of land to develop 2000 megawatt ultra mega renewable energy parks in Rajasthan under the Ministry of New and Renewable Energy Solar Park Program. Solar Energy Corporation of India SECI has invited bids to select an agency for the conducting a geotechnical study and topography surveys for solar power projects at Mithakari site in South Andaman. इसका मतलब ये है कि सेकी जो है वहाँ साउथ अंडमान में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना चाह रही है। मे भी फ्लोटिंग सोलर पावर की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE हैज़ डिसाइडेड टू इनिशिएट प्रोसीडिंग टू डीलिस्ट एज्योर पावर ग्लोबल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। द ट्रेडिंग ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर हैज़ बीन इमीडिएटली सस्पेंडेड। एज्योर पावर जो है बेसिकली इंडिया की अगर हम लोग बात करें इंडिया पर्सपेक्टिव में तो एक मेजर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर कंपनी है बेसिकली, और यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली बिड्स में पार्टिसिपेट करती है और बहुत सारी कैपेसिटी इनकी लगी भी है, और ये यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी थी ये। तो उसी के पर्सपेक्टिव में बताया जा रहा है कि NYSE ने जो है इसको डीलिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ इशूड अ डिटेल्ड प्रोसीजर टू वेरीफाई कैप्टिव जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड यूजर कंप्लायंस एज पर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 प्रोविजन। The procedure will be applicable for the financial year 23-24. Next, JSW Energy reported a net profit of 290 crore, a decrease of 48% year over year in the first quarter of the financial year 23-24 due to lower realization in the thermal segment following a decline in the coal prices. Next, solar manufacturers in China have scaled up expansion plan with a silicon wafer rod slices reaching 442 gigawatt.
सिलिकॉन मटेरियल रीचिंग 7,60,000 टन्स एंड सोलर मॉड्यूल एंड बैटरी टुगेदर अप्रोचिंग 1,100 गीगावाट ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी है। अगर हम लोग इस टर्म से बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बात करें तो काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी हैज इनवाइटेड बिड्स टू सेलेक्ट एन एजेंसी टू कैरी आउट सॉइल इन्वेस्टिगेशन एट ए प्रपोज 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट साइट्स इन लेह लद्दाख। द वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 8 months ऑफ द साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत दिनों से अगर देखा जाए लास्ट ईयर उससे पहले भी चला था, बहुत न्यूज़ में आ रहा था कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लद्दाख में 10,000 मेगावाट से ज़्यादा के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रही है। तो वहाँ पर जो चैलेंज है, जो मेजर चैलेंज है सोलर एनर्जी या जो भी विंड के अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं वो लगाना वहाँ पर उतना चैलेंज नहीं है जितना कि वहाँ से पावर इवैक्यूएशन बहुत बड़ा चैलेंज है। तो होप कि इस जो पावर इवैक्यूएशन जो चैलेंजेस है उसको अगर मीट करते हैं तो हो सकता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगे, और कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा तो ये काफ़ी डिटेल स्टडी आने के बाद ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी हैज इनवाइटेड बिड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, सप्लाइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1,000 मेगावाट DC of the domestically manufactured solar modules using indigenous solar cells under the CPSU's program 2 tranche 3. The last day to submit the bids is 17th August 2023. Bids will be opened on the same day. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज़ द CPSU स्कीम। इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और उसमें एक फ़िक्स टैरिफ जो है फिक्स टैरिफ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। और उस फिक्स टैरिफ को अचीव करने के लिए जो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गैप आ रहा है, अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और उस टैरिफ को अचीव करने के लिए आपको और फंडिंग की जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एज ए VGF के पैटर्न पर वो सब्सिडी नहीं बोल सकते हैं, वो आपको CFA जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली उसी स्कीम में है। इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो ये है कि जो उसमें सोलर सेल और मॉड्यूल होगा, जो पैनल होगा बेसिकली, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो बेसिकली मेड इन इंडिया जो है पैनल्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और इसमें जो है पावर शुड बी प्रोड्यूस्ड, जो है जो प्रोजेक्ट होगा दैट शुड बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी, और जो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी वो भी गवर्नमेंट कंपनी को ही सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली इसी स्कीम के तहत जो है सेकी प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, जिसके लिए 1,000 मेगावाट के लिए उसने बिड्स निकाला है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज नोटिफाइड द अमेंडमेंट्स टू द रिन्यूएबल पावर परचेज एप्लीकेशन कंप्लायंस बाय द परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स रेगुलेशन 2022। नेक्स्ट टाटा टू बिल्ड 40 गीगावाट बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री इन यूनाइटेड किंगडम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज। Next, Energy Efficiency Services Limited (EESL) has invited bids for the supply of 28.72 megawatt of polycrystalline solar modules with an wattage output of 330 watt peak and above for the solar power projects in Maharashtra. The last date to submit the bid is 8th August 2023. Bids will be opened on the same day. Next, according to the latest electricity market report by the International Energy Agency (IEA), electricity demand in European Unions is expected to reach its lowest level in 2 decades, making a significant decline of 3% in 2023. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इंडिया की ट्रेजेक्ट्री को देखेंगे, जो कंजम्पशन की ट्रेजेक्ट्री को देखेंगे आप, तो इंडिया का जो है कंजम्पशन पैटर्न हमेशा ईयरली ऑन ईयरली बढ़ता ही जा रहा है। केवल कोविड पीरियड में ही केवल कम हुआ था, उसके बाद कोविड पीरियड के बाद जो ही ये रीबाउंड किया था, जो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी जो आ गई थी, जो कंजम्पशन जो बढ़ गया था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ किया था। और इसका एक मेजर इफेक्ट ये रहा था कि उतने हम इक्विप नहीं थे और इसमें जो है शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ गई थी, कोल शॉर्टेज और बहुत सारे इशूज़ जो है पॉपअप हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो है पावर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर जो कंजम्पशन है ये यहाँ पर घट रहा है ये। नेक्स्ट GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है GMR कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, हैज ओन द ऑर्डर टू इंस्टॉल, इंटीग्रेट एंड मेंटेन 7.57 मिलियन स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स इन उत्तर प्रदेश। जैसे कि मैंने जस्ट आपको एक पहले भी बताया था, स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है। 7.57 मिलियन अगर स्मार्ट मीटर के तो 75 लाख ये वैल्यू हो जाएगी। और इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा, अगर टर्म्स में कन्वर्ट करें, तो अगर कॉस्टिंग की बात करें स्मार्ट मीटर की, तो केवल स्मार्ट मीटर की जो कॉस्ट है 5,000 के आसपास आती है। और उससे जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, जो उसको मेंटेन करना पड़ता है, वो भी अराउंड इसी के आसपास कॉस्ट आती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स Olectra Greentech has awarded the contract for the construction of its new greenfield electric vehicle manufacturing facility at Sitarampur in Hyderabad
to mega engineering and infrastructure. The proposed value of contract is around 400 crore. The facility will be developed on 150 acres of the land and will be completed within 12 months. Next, as per the information given in Lok Sabha, 50 solar parks across 12 states with a combined capacity of 37,990 megawatt has been approved. और जो टोटल जो अप्रूव्ड है सोलर पार्क, उसमें अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें कितनी कैपेसिटी लग गई है, तो उसमें टोटल जो 11 सोलर पार्क हैं जिसकी कि टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 8521 मेगावाट है, वो फुल्ली कमीशनड हो गए हैं। और जो पार्शियल कैपेसिटी की हम लोग बात करें तो टोटल जो है 7 सोलर पार्क हैं जिसमें कि पार्शियली 3985 मेगावाट जो है कमीशनड हो गया है। तो टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 8521 प्लस 3985, तो 12,500 के आसपास टोटल कैपेसिटी लग गई है सोलर पार्क में। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज अप्रूव्ड ए प्ली फ्रॉम द रिन्यू दिनकर ऊर्जा, a special purpose vehicle of ReNew Power to set up overhead transmission lines for its 200 megawatt solar power projects in Bikaner, Rajasthan. The approval for the overhead line has been granted for 25 years. Next, Acme Group has achieved the financial closure of 4,000 crore loan from the REC Limited, which will be used for the green hydrogen and green ammonia project to be developed in special economic zones in Oman. बेसिकली जो एक्मे जो है ओमान में काफ़ी हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है ये। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ अलाउड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 3 एक्सचेंज है आज की डेट में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज। ये रिसेंटली लॉन्च जो है एक्सचेंज बना है। तो द CERC हैज़ अलाउड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज टू इंट्रोड्यूस हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स इन द हाई प्राइस डे अहेड मार्केट, हाई price term ahead market and high price contingency contract segments. Next, a wind turbine manufacturer Suzlon Energy posted a net profit of 101 crore during the first quarter of financial year 2024, a decrease of 96% year on year. Next, a green electrolysis to set up 1 gigawatt PM electrolyzers plant in India. अगर हम electrolyzers की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट की बात करें तो उसमें 2 मेजर कंपोनेंट आते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और दूसरा होता है पावर जो यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, दैट शुड बी द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है उसमें जो मेजर होता है इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं जो कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू वाटर को ब्रेक करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है उनकी भी 3-4 टेक्नोलॉजी होती हैं। तो यहाँ पर PM टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जो ग्रीन इलेक्ट्रोलिसिस जो कंपनी है टू सेटअप 1 गीगावाट PM इलेक्ट्रोलाइज प्लांट्स इन इंडिया, दिस फैसिलिटी विल बी लोकेटेड एट द रिलायंस MET इंडस्ट्रियल पार्क इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। नेक्स्ट है ReNew Power साइंड ए 50-50 ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट विद क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर Gentry to develop solar, wind and energy storage assets to achieve a clean power capacity target of 5 gigawatt in India. ReNew Power इंडिपेंडेंटली भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है, डेवलप कर रहा है और ज्वाइंट वेंचर के थ्रू भी करने जा रहा है ये। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्स स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग रिन्यूअल फाइनेंस ऑब्लिगेशन along with the lines of renewal purchase obligation for banks and financial institutions to make them invest a specific percentage of their investment in the Indian renewable energy sector. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अगर हो जाता है तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही स्मूथली, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो जो 3-4 जो मेजर चैलेंज आते हैं अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अगर प्रोजेक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो लैंड और कनेक्टिविटी उस साइड से होता है इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंसिंग। तो अगर फाइनेंसिंग के लिए अगर फिक्स कर देते हैं जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ही जाएगा तो एक बहुत ही डेवलपर्स के लिए बूस्ट होगा और कैपेसिटी भी काफ़ी एग्रेसिवली लग जाएगी, क्योंकि अभी आज के डेट में अगर हम टारगेट की बात तो 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी का। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए बिल इन द लोक सभा टू अमेंड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू एक्सप्लोर एंड माइन critical minerals used in the energy sector. Next, the Ministry of Power has introduced new guidelines for the tariff-based competitive bidding process for the procurement power from the grid-connected wind power projects. अगर हम लोग विंड पावर प्रोजेक्ट्स की जो कम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस की बात करें तो ऑलरेडी था, उसी को दोबारा रिवाइज करके मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने न्यू गाइडलाइंस इशू किया है। नेक्स्ट, मफिन ग्रीन्स रेजेज 80 million rupees फ्रॉम द सेल फाउंडेशन टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। नेक्स्ट, द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अलाउड Pimpri Chinchwad Municipal Corporation to procure power through the open access from a waste to energy plants developed by the Anthony Lara Renewable Energy without cross subsidy surcharge and additional surcharge. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। आज के डेट में अगर हम ओपन एक्सेस के थ्रू हम लोग कोई भी पावर सोर्स करते हैं तो जो मेजर जो उसमें कॉस्ट ऐड होती है पावर कॉस्ट के अलावा
उसमें जो मेजर कॉस्ट ऐड होती है वो होती है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज होती है, जिससे कि जो है ओपन एक्सिस में जो अनवाइबल हो जाता है। तो इसमें जो है, इसमें यही बोला है कि अगर आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो पावर ले रहे हैं उसमें आपको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर स्टेट यूटिलिटीज टू क्रिएट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस टू इवेलुएट द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बोला जाएगा कि डिसीजन है और गाइडलाइंस इशू किया गया है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। अदरवाइज हर स्टेट्स का अपना अपना एक पैरामीटर है, अपने तरीके होते हैं प्रोजेक्शन के लिए, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। तो इस यूनिफॉर्मिटी के लिए जो CEA ने जो गाइडलाइंस इशू की है, अगर उस पर अगर जो भी अगर एस्टिमेट किया जाएगा तो एक यूनिफॉर्मिटी लेवल आ जाएगा और डिस्क्रिपेंसीज भी नहीं रहेंगी। नेक्स्ट, KPI ग्रीन एनर्जी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव सोलर पावर प्लांट्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 7.7 मेगावाट। नेक्स्ट है, सेरेनिटिका रिन्यूअल्स हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रीनको फॉर ए स्टैंड एलोन एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑप्टेक कॉन्ट्रैक्ट। Serentica will leverage Greenco's unique energy storage capability to use a cumulative capacity of 1500 megawatt hour from its upcoming energy storage projects in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Next, a Bright Night, which recently secured commitment of $250 million from the ACEN to execute 1.2 gigawatt of renewable energy projects in India, will mobilize more funding in the second round of expand capacity to 2 gigawatt across Indian states. Next, a fourth partner energy will supply 3 megawatt solar power to agrochemical pesticide manufacturers based Agro Life Limited from its 15 megawatt solar park in Shahjahanpur, Uttar Pradesh. Next, Suzlon Energy has bagged an order of 47.6 megawatt wind power projects from KP Group in Bharuch, Rajasthan. The project is expected to be commissioned in 2024. Next, Gensol Engineering Limited secures rupees 277 crore orders for solar power projects in first quarter of fiscal year 2023 to be implemented across many states. Next, South Eastern Coalfield, ये बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, with an investment of more than 1000 crore plans to set up 600 megawatt rooftop and ground mounted solar power projects across various districts of Chhattisgarh. Next, SJVN Limited has received a letter of intent from the Punjab State Power Corporation Limited for the development and procurement of 1200 megawatt of solar power, entailing an investment of 7000 crores. Next, Adani receives investment worth $394 million for development of solar module manufacturing facility. Next, a non-banking financial company Clicks Capital has signed a $20 million loan from the Global Climate Partnership Fund. The funding would be made to the MSMEs such as supplier of solar power manufacturers or those engaged in the waste management working toward the reduction of carbon emission. Next है Indian Oil Corporation to raise up to $2.2 billion through a right of issue of shares. The three refiners में basically Indian Oil Corporation, HPCL और BPCL plans to invest 3.5 to 4 trillion rupees to achieve net zero emissions goal by 2040. Next, Gujarat Electricity Regulatory Commission issued the draft Green Open Access Regulation 2023. Next, the US and India will endeavor to develop a first of its kind multi-billion-dollar investment platform aimed at providing catalytic capital and de-risking support for the such projects. First Solar is going to be manufacture solar panels in India, is discussed in the India-US Strategic Clean Energy Partnership Meet. बेसिकली हम फर्स्ट सोलर की बात करें तो ये थिन फिल्म बेस्ड जो है सोलर पैनल बनाता है, ये चेन्नई में जो है इसने काफ़ी बड़ी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाई हुई है और उसका एक्सपेंशन भी कर रहा है ये। नेक्स्ट, JSW एनर्जी एम्स टू रीच 20 गीगावाट पावर जनरेशन अलॉन्ग विद 40 गीगावाट आवर (5 गीगावाट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2030. The company is also working towards achieving a solar module manufacturing capacity of 1 gigawatt per year and green hydrogen production capacity of 3,800 tons per annum by 2025. Next, NHPC Limited is set to invest 1.4 to 1.76 trillion rupees to establish pumped hydropower storage capacity of 20,000 to 22,000 megawatt across India over the next few years with a capex requirement of 7 to 8 crore per each megawatt. The company is planning to set up large pumped hydro projects and have already signed MOU with Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. Next, India's largest fuel retailer Indian Oil Corporation planning to green 50% of its total hydrogen that is to be consumed by the refiner by 2030. It should be converted from the grey to green, which amounts to 7 lakh metric tons per annum by 2030, which comprise 3,50,000
million tons per annum will be converted to green for the Indian IOC refiners. Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL is setting up electrolyzer based green hydrogen production plant of capacity 370 tons per annum of its Visakhapatnam refinery based in Andhra Pradesh. HPCL has received a fund of 33 crore for the project. Next, H2B2 electrolysis technology of Spain and GR Group from India start a joint venture of 1 gigawatt proton exchange membrane PM electrolyzer manufacturing. The project will be commence operation with the initial capacity of 100 megawatt. In the next stage, the capacity will ramp up 500 megawatt in the same premises. आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने सारे न्यूज़ आ रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। आरी कैपेसिटी कितनी लग तो रही है, साथ साथ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी कितनी लगेगी, कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं, कितनी सारी कंपनियाँ जॉइंट वेंचर बना रही हैं, इन सब का देखिए बहुत सारा जो ग्रीन हाइड्रोजन से भी रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ जो है आजकल आ रहा है मार्केट में। Next, the World Bank has approved the $1.5 billion in financing will help India to scale up renewable energy, development of green hydrogen and low carbon energy investments. Next, the Ministry of New and Renewable Energy grants provisional enlisting of additional solar PV modules, models of MB photovoltaic and Bluebird solar in ALM list 1. Next, Odisha Electricity Regulatory Commission issued a discussion paper on the determination of generic tariff for the renewable energy projects for financial year 24-26. Kerala State Electricity Regulatory Commission adopts tariff of rupees 3.5 per unit under the component of PM Kusum in the state. Assam government to provide duty exemption on the electricity generated from the renewable sources. Next है Punjab State Electricity Regulatory Commission issued detailed procedure for banking of power and model banking agreement. तो होप दोस्तों जो जुलाई रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में जो अपडेट था, जिसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी अपडेट किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।